हाँ जी, तो लास्ट मैंने आज सुबह ही एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पेपर मुश्किल आया तो कहां कहां से आ सकता है। तो काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर ट्रिकी पॉइंट्स वाले चैप्टर्स को हमें कवर करा दीजिए और वो एडजस्टमेंट समझा दीजिए और क्वेश्चन भी करा दीजिए। तो उसी सीरीज में जो पार्ट 1 है वो मैं लेके आया हूं आपका लेबर कॉस्टिंग मतलब एम्प्लॉय कॉस्टिंग से। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वाले टॉपिक जो मैं आज बता रहा हूं आपको, अभी बता रहा हूं आपको, अगर ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए तो आप गलती कर सकते थे, 110% गलती कर सकते थे। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपको ये जो नए पॉइंट्स मैंने बताए इससे कुछ क्लैरिटी मिली और क्या आपको ये पॉइंट्स पता थे या नहीं पता थे। ठीक है, तो मैं क्या बताने वाला हूं आपको, एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगा मैं ओवर टाइम वगैरह के, और ये है इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल। और इस प्रैक्टिस मैनुअल से मैंने 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए कि अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए, चाहे वो हॉल से का है, रोवन का है या कैसा भी है, या आपके टर्नओवर रेशियोज का है, तो आप गड़बड़ कर सकते थे। ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन निकाले हैं। तो वीडियो आपको लगने वाली है मजेदार और हेल्पफुल भी रहने वाली है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा, इस वीडियो में ध्यान रखें सारे बच्चे की इस जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसी से क्वेश्चन आएगा। मैं आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब खराब पेपर अगर आ गया, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही दोगे। मैं आपको करा रहा हूं ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस जो कि अगर आपके पेपर में डायरेक्टली आपको दिख जाए तो आपके पूरे पेपर को खराब कर सकते हैं। मतलब अगर आप सिलेक्ट कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन करना है, फिर आपको छोड़ना पड़ जाएगा, कुछ भी XYZ चीजें हैं वो आपको दिक्कत में ला सकती है। तो ये मैं शुरू करता हूं। चलो वीडियो को आप बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं कि अगर आप वीडियो को बिना लाइक करे देखेंगे तो आपको माता रानी लगाएगी पाप। लाइक करने का मतलब ये होता है बच्चों से जल्दी टाइमली पहुंच जाती है उनके होम पेज तक। दूसरा, सब्सक्राइब किए बिना मत देखना। 10,000 सब्सक्राइब हम चाहते हैं, इसी अटेम्प्ट में हमारे पूरे हो जाए। सारी एफर्ट्स आपके की जाएंगी। अगली वीडियो कौन से चैप्टर के लिए लेके आऊं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हिस्से में बताऊंगा मैं आपको वो चीज जो शायद काफी सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, वो होती है कि अगर जो पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को और आपसे पूछी जाए कि बताइए टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या आने वाली है, तो उसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि वर्कर की अर्निंग क्या रहने वाली है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें प्लस होती है और कौन कौन सी चीजें माइनस होती है और क्या क्या उसमें डिफरेंस होते हैं, ये वाला पॉइंट मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। तो सर जब आपके वर्कर मतलब जब आपके एम्प्लॉयर से, ये है एम्प्लॉयर और ये है एम्प्लॉय, जब आपके एम्प्लॉयर से जो पैसा जाएगा किसके पास, जो पैसा जाएगा एम्प्लॉय के पास, तो वो सारे जो प्रोविजन है, वो सारी जो अमाउंट है, वो सब ऐड कर दी जाती है। जब आपसे पूछा जाएगा टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट बताओ टू द एम्प्लॉयर, कितना खर्चा पड़ा, तो सब कुछ ऐड कर दिया जाता है। मतलब उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देखिए। उसके अंदर आ जाएगा सबसे पहले आपका बेसिक पे, फिर आपका डीएनएस अलाउंस भी आएगा, फिर आपका क्या नाम है नॉर्मल और कोई अदर अलाउंसेस है वो भी आ जाएंगे, कमीशन भी आएगा, बोनस भी आएगा, ओवर टाइम कब आएगा या नहीं आएगा ये अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको नीचे। उसके बाद परक्विजिट्स और बेनिफिट्स सब आते हैं। और जो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे पेमेंट करता है प्रोविडेंट फंड में या ईएसआई में, जो कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो आपके लिए आता है, तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, तो सारे पैसे आपकी लेबर कॉस्ट में आ जाते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सर लेबर आवर्स का जो रेट है वो निकालिए वेज रेट, तो आप नॉर्मल आवर्स से डिवाइड करते हैं। अब सवाल आया सर नॉर्मल आवर्स क्या होते हैं, तो वो बताता हूं मैं आपको, देखिए जरा ध्यान से। टोटल वर्किंग आवर्स निकालना जिसमें ओवर टाइम इंक्लूडेड हो, उसमें से माइनस कर दीजिएगा क्या नॉर्मल आइडल टाइम, और माइनस कर दीजिएगा जब आपके हॉलीडेज होते हैं, तो आपके निकल के आ जाते हैं नॉर्मल आवर्स। और सुन नॉर्मल आवर्स से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा नॉर्मल लेबर कॉस्ट पर आवर या वेज रेट पर आवर। मैंने यहां पे एक नोट बनाया था कि सर ओवर टाइम का मतलब क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर ऑर्डिनरी वेज रेट बताइए, आप ऑर्डिनरी वेज रेट का मतलब क्या होता है, कि सर ऑर्डिनरी का मतलब ये होता है कि ये जो ओवर टाइम वगैरह होते हैं ना, इन सबको आपको हटा देना है, ऑर्डिनरी वेज रेट। तो अगर आपसे क्वेश्चन ने ये शब्द पूछ लिया कि ऑर्डिनरी वेज रेट निकालो और आप नॉर्मल क्वेश्चन करके आगे, तो सर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डिनरी वेज रेट क्या करना है, तो अगर आप ऑर्डिनरी वेज रेट निकाल रहे हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर टाइम जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चों में आता है, तो ओवर टाइम के यहां से खर्चे हटा देंगे और टोटल वर्किंग आवर्स में से ओवर टाइम के आवर्स हटा देंगे। ऊपर मतलब खर्चों में से ओवर टाइम का खर्चा हटा दिया और पेमेंट हटा दी, और आवर्स में से ओवर टाइम के आवर्स हटा दिए, तो आपके ऑर्डिनरी वेज रेट निकल के आ जाएगा। यहां पॉइंट मेरे ख्याल से आपको फंसा सकते हैं। ये थी हमारी कौन सी कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट। लेकिन अगर लेबर से पूछ लिया जाए कि भाई आपकी अर्निंग कितनी है, मतलब कंप्यूट द नेट अर्निंग्स, नेट पेमेंट या अर्निंग ऑफ द वर्कर, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कर सकते थे गलती, क्योंकि उस केस में क्या होगा, बेसिक पे लिखना है आपको, डीएनएस अलाउंस मिलना है, जो चीजें, ध्यान से देखना इस डायग्राम से समझना, जो चीजें, अगर ये एम्प्लॉय है, मान लीजिए एम्प्लॉय राम,
तो जो चीजें राम की पॉकेट में दिखाई देंगी आपको, बस वो चीजें आपको यहां है अर्निंग में लेनी है। जैसे कि आपको बेसिक पे आपकी पॉकेट में गया, डीएनएस अलाउंस पॉकेट में गया, बाकी सारे अलाउंस, कमीशन, ओवर टाइम, बोनस, अदर कैश पेमेंट सब आपकी पॉकेट में गए। लेकिन जो ऊपर एम्प्लॉय कॉस्ट में ऐड हो रहा था वो आपका नीचे परक्यूजिट वगैरह ये सब आपके यहां पर ऐड नहीं होंगे। और भी कोई बेनिफिट अगर इन काइंड है तो वो भी आपका ऐड नहीं होगा। और अगर कोई आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, किसमें, प्रोविडेंट फंड में हो या ईएसआई में हो, तो जब मैं एम्प्लॉयर की कॉस्ट निकालता हूं, एम्प्लॉय कॉस्ट जब मैं निकालता हूं तो तब तो वहां ऐड होते हैं। लेकिन जब मैं एम्प्लॉय की अर्निंग निकाल रहा हूं तो ये जो कंट्रीब्यूशन है उसके अकाउंट में जाता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जो कि बाद में मिलेगा उसको, अभी उसकी नेट तुरंत जाके जेब में नहीं जाएगा। तो ये वाली चीजें यहां पर नहीं आएंगी। आई होप ये वाला पॉइंट आपको पक्का नहीं पता होगा, पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर इससे आ जाता है आपको ग्रॉस पे। ग्रॉस पे कमाने के लिए उसने कुछ खर्चे भी किए होंगे सर, कैसे, जैसे जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जाएगा आपका प्रोविडेंट फंड और ईएसआई, मतलब मैं वहां से पैसा कमाता हूं और मेरी जेब से भी कुछ कंट्रीब्यूशन जाता है। अच्छा, फिर जो उसके टैक्सेस कट रहे हैं, जैसे टीडीएस वगैरह जो कट रहा है वो यहां पर माइनस कर देंगे। और अगर उसने किसी एम्प्लॉयर से, अपने ही एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ है तो उस लोन की जो रीपेमेंट है वो भी आप उस अर्निंग से माइनस कर देंगे और आपकी निकल के आ जाएगी नेट पेमेंट। और इस नेट पेमेंट पर आर निकालनी है तो जितने भी उसने वर्किंग आवर्स काम किया उसे डिवाइड कर देंगे। ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको क्या नाम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज इसे ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आता हूं मैं यहां पर, ये है आपके टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर रेशियोस निकालने के 3 तरीके हैं। क्या आप गलती कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन भी कराऊंगा, देखो एक इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा और 2-3 अटपटे क्वेश्चन कराऊंगा, आप बताना मुझे वो आपको आते थे या नहीं आते थे। रिप्लेसमेंट मेथड पे पहले आता हूं। रिप्लेसमेंट मेथड सबसे आसान मेथड क्या कहता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर को आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स को लिख दीजिए। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकलते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके जो है आपका एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाते हैं। सर सेपरेशन मेथड में क्या आएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, जो आपके यहां से चले गए, छोड़ दिए, निकाल दिए, कुछ भी है तो सेपरेशन ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। फिर आते हैं फ्लक्स मेथड, जिसमें होती है बहुत सारी डिबेट कि सर कुछ टीचर कुछ बताते हैं, कुछ टीचर कुछ बताते हैं। ये आईसीआई के ही कैप्सूल से मैंने लिया है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड भी लिख सकते हो, प्लस आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो रिप्लेस है, मतलब ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले को, रिप्लेस प्लस सेपरेटेड को ऐड कर दीजिए और नीचे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिख लीजिए तो आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं सर मुझे दूसरा फॉर्मूला लगाना है एक्सेशंस वाला तो आप नंबर ऑफ सेपरेशंस को भी लेंगे और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट की जगह नंबर ऑफ एक्सेशंस लेंगे। क्या मतलब होता है इसका जरा ध्यान से बताता हूं। देखो, मैंने 40 वर्कर को निकाल दिया और टोटल लेके आया 60 वर्कर्स। तो अगर आप इस वाले मेथड में जाएंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड, तो ये जो 60 वर्कर्स आए हैं यहां पर, जो यहां पर रिप्लेसमेंट में लगाओगे आप, वो आएगा यहां पर 40 वर्कर्स। लेकिन अगर आप इस वाले फॉर्मूले में लगाओगे, नंबर ऑफ सेपरेशंस आएगा 40, लेकिन नंबर ऑफ एक्सेशंस जो आएगा वो आएगा 60। मतलब आपने जो 20 वर्कर न्यू लेके आए हो आप, एक्सपेंशन वगैरह कुछ हुआ होगा, अदरवाइज तो 40 वर्कर निकालने के लिए आपको 60 वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो एक्सपेंशन प्लान के लिए आया होगा आपका, वो वाला पॉइंट यहां पर आएगा। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराइए, मैं इनका क्वेश्चन कराता हूं। देखो आपको सॉरी, ये जो मैं जहां से क्वेश्चन करा रहा हूं, ये स्टडीमेट, ये इंस्टीट्यूट का पुराने समय का प्रैक्टिस मैनुअल है, जो कि प्रैक्टिस के लिए बड़ा काम आता है और मुझे काफी अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है इससे क्वेश्चन कराना, क्योंकि इसमें आपको फंसाने वाले क्वेश्चन जनरली दिखाई दे जाते हैं। तो मैं फटाफट से निकालता हूं पहले एक टर्नओवर वाला क्वेश्चन जो शायद आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, इसके बाद फंसाने वाले क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, अकाउंटेंट ने आपको बताया कि आपके टर्नओवर रेट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 सितंबर 2013 जो है वो 14%, 8%, 6% है। फ्लक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड सेपरेशन मेथड में ये बड़ा मतलब ऐसा ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट कई बार पूछ चुका है। इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, एक चीज मुझे दी हुई है और सभी के रेशियोज गिवन है, तो क्या मैं शुरू करूंगा, मैं रिप्लेस से ही शुरू करूंगा। तो मैं निकालूंगा पहले लेबर टर्नओवर रेट, कौन से मेथड से, रिप्लेसमेंट मेथड से। क्यों, क्योंकि मुझे पास रेट गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस गिवन है। इससे क्या आ जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मैं क्या करूंगा, उसका रेट 8% यानी का 36 एम्प्लॉयज को रिप्लेस किया, ये मुझे क्वेश्चन में दिया था, इधर उधर कर दूंगा तो 450 एम्प्लॉयज जो आपके हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे। सर अब मैं क्या निकाल सकता हूं, अब तो आपकी जो मर्जी निकाल सकते हो। आपके पास लेबर टर्नओवर रेट सेपरेशन मेथड का गिवन है। सर कहां गिवन है, ये रहा, सेपरेशन मेथड का कितना है, 6%। जी हां, तो 6% मैंने यहां लिखा। नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड मुझे पता नहीं है, लेकिन जो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है वो तो हर केस में सेम ही रहने वाले हैं, तो यहां से नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड निकल गए। अच्छा सर ये बताओ फ्लक्स मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल है, जो रिप्लेस्ड है प्लस जो आपके क्या नाम है, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेशन जो है आपके सेपरेशन,
उसमें प्लस कर दीजिए नंबर ऑफ एक्सेशंस। यहाँ रिप्लेसमेंट भी लिख सकते थे लेकिन हमने लिखा टोटल ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं। तो जब हमने यहाँ से क्वेश्चन किया तो मेरे पास क्या क्या है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है, मेरे पास सेपरेशन है, मेरे पास रेशियो, तो इससे जब माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स एक्सेशंस आ जाएगा 36। अब मुझे बताओ कि कितने लोग छोड़ के गए थे, सेपरेटेड कितने हुए थे, तो सर सेपरेटेड हुए थे 27। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो लोग आए वो आए 36 और सेपरेट हुए थे 27। इसका मतलब यह होगा कि बाकी के जो 9 एम्प्लॉइज है वो न्यू एक्सेशंस के कारण आए हैं, बाकी आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो हो सकता है आप गलती कर दे, लेकिन ये सिंपल वाला क्वेश्चन था, मैंने ऐसे ही बता दिया। अब आता हूं सर और कौन सा पॉइंट, मैंने कहा ट्री क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपको एक पॉइंट बताऊंगा कौन सा वाला कि पीस रेट को टाइम रेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टाइम से पीस में, पीस से टाइम में कैसे करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। मैं आता हूं 2 आपके धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। मैंने कहा धमाकेदार क्वेश्चन निकालो पहले। ये है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है देखिए, एक स्किल्ड वर्कर है जिसे गारंटीड वेज रेट दी जाती है, मतलब गारंटी है कि आपको 120 रुपए मिलेंगे 1 घंटे के, पक्का। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड जो है वो 6 घंटे है। उसने 5 आवर्स लिए हैं काम को करने के लिए, इसीलिए तो स्किल्ड वर्कर है, कम टाइम में कर दिया। और उसे अभी जो पैसा दिया जा रहा है वो रोवन इंसेंटिव स्कीम के हिसाब से दिया जा रहा है। तो सर रोवन और होलसे के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दो, फिर आगे क्वेश्चन कराना। सर रोवन के अंदर जो बोनस निकाला जाता है, इन दोनों के अंदर जो बोनस निकाला जाता है वो होता है आपका, रोवन के अंदर आता है आपका टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स या एक्चुअल टाइम टेकन और मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका वेज रेट होता है। ठीक है सर। और इसमें क्या होता है, इसमें आप लिखते हैं टाइम सेव्ड इनटू जो भी आपका वेज रेट है वो नॉर्मल वाला, और उसका कर देते हैं आप कितने परसेंट, 50%। ये 2 तरीके की चीजें आपके लिए होती हैं। अच्छा सर, कैलकुलेट द इफेक्टिव आवर्ली रेट ऑफ रोवन इंसेंटिव स्कीम में क्या होगा। मैंने कहा सर अभी बताता हूँ। 6 घंटे टाइम अलाउड था, 5 घंटे में उसने काम कर दिया, तो 1 घंटे का आपका क्या है यहाँ पर टाइम सेव्ड है। तो जो 120 रुपए के हिसाब से पैसे मिलेंगे वो तो किसके हिसाब से मिलेंगे आपको, 5 घंटे के, और बाकी आपको बोनस मिलेगा। तो सर इफेक्टिव आवर्ली रेट जो है वो कैसे निकालेंगे आप, तो सर एक्चुअल टाइम टेकन 5 घंटे हैं, 120 रुपए तो मिलने ही मिलने वाले हैं, फिर आपका टाइम सेव्ड आ गया, टाइम अलाउड आ गया, एक्चुअल टाइम टेकन आ गया, ये यहां पर आपने निकाल दिया बोनस। ठीक है सर, दोनों को कैलकुलेशन की तो आया हमारा 700 घंटे। अब बताओ सर डिवाइड किससे करूं, 6 घंटे से या 5 घंटे से, तो जितने घंटे आपने काम किया उससे डिवाइड करेंगे, तो 5 घंटे से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो इफेक्टिव आवर्ली रेट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 140 रुपए। ये मुश्किल बात नहीं थी, इसकी मुश्किल बात ये है, ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं इसे 7 स्टार भी दे दूं तो भी कम है। बताना आप जरा कि आप इसे कर सकते थे। इफ द वर्कर इज प्लेस्ड अंडर कौन सी स्कीम, होलसे स्कीम, जिसमें 50% दिया जाता है बोनस। तो बताइए इफेक्टिव आवर्ली रेट ऑफ वर्किंग, कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर, दोबारा पढ़ो देखो। If the worker is placed under Halsey scheme and he wants to maintain the same effective hourly rate, इसका मतलब क्या है, उसके टोटल वेजेस डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स, जो आंसर आने वाला है वो मुझे चाहिए यही रेट। कौन सा वाला रेट, कौन सा वाला रेट, यही 140 पर आवर। इसका मतलब वो मुझसे पूछ क्या रहा है, वो मुझसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ काम कितनी देर में खत्म कर दे, क्योंकि सेम में तो आने वाला नहीं है। तो आप बताओ एक्चुअल आवर्स कितने होने चाहिए ताकि मैं क्या नाम है अर्निंग यही सेम रख दूं। तो यहां पर उसने कर दी गड़बड़। अब हमने क्या किया, हमने कहा लेट द टाइम टेकन बी एक्स। उसका मतलब जो मैं इफेक्टिव आवर्ली का फॉर्मूला लगाऊंगा उसमें आंसर तो मैं 140 ही रखूंगा, इक्वल में आर देगा। सही है सर। तो आप बताइए अर्निंग अंडर होलसे स्कीम कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा अर्निंग अंडर होलसे स्कीम क्या होगी, टाइम टेकन को हमने एक्स मान लिया, मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 120। फिर उसके बाद 50% ऑफ टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे सर, टाइम अलाउड तो 6 घंटे हैं, टाइम टेकन हमने x घंटे ले लिया है, और जो वेज रेट है हमारे पास वो तो है ही 120 रुपए का, और इन सभी का क्या कर देंगे हम, इन सभी का कर देंगे 50%। तो ये है हमारा नॉर्मल एक इक्वेशन, और डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन से। सर टाइम टेकन क्या है हमारा x, ये एक इक्वेशन बन जाएगी जो आपके सामने है, और इसके इक्वल टू में रख दूंगा 140। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का जो आंसर आएगा वो आएगा 4.5 आवर्स, और जो 4.5 आवर्स है यही हमने अज्यूम किया था टाइम टेकन। तो ये वाले जो 4.5 आवर्स है, इसने अगर इतना टाइम लिया होगा तो आपकी जो अर्निंग्स है वो सेम आ जाएगी। कैसे आएगी जरा ध्यान से देखिए। अगर हम निकालना चाहे तो सर 4.5 आवर्स में एक तो उसे फटाफट से 120 रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, और क्या होगा, और सर उसे टाइम सेव्ड, कितना टाइम सेव हो गया होगा सर, टाइम अलाउड था आपका 6 घंटे, तो 1.5 आवर्स का टाइम सेव हो गया होगा 120 रुपए के हिसाब से अगर हम बात करें, और उसे दे देंगे कितने परसेंट अर्निंग, 50% का बोनस दे देंगे उसे। ये आपकी टोटल अर्निंग आ गई, और डिवाइड कर देंगे 4.5 आवर से। आप बताना जरा आंसर 140 ही आ रहा था या नहीं आ रहा था। मेरे हिसाब से पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल था, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो गलती करने के चांसेस है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन कराओ ऐसा बढ़िया सा। तो बच्चों ने कहा एक क्वेश्चन और कराओ ट्रिकी वाला, और बच्चों के सामने मेरी एक ना चली तो मैंने ट्रिकी क्वेश्चन निकाला एक और। कौन सा क्वेश्चन कराऊं आपको ट्रिकी सा, देख लेता हूं मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया है। मैंने इसमें मार्क करता हूं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे आप करके जाना। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बताता हूं पीडीएफ कैसे लेनी है इसकी, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें उसने बोला इफेक्टिव आर्ली वेज रेट, इंसेंटिव वगैरह सब निकालो और उसमें पीस वेज रेट वगैरह सब आएगा। इस क्वेश्चन को बोलना 7 स्टार क्वेश्चन, अगर आ गया तो धुएं निकल जाएंगे, अगर किया नहीं होगा तो आपने देखो। चेक करते हैं। ZED लिमिटेड इज वर्किंग, कितने 50 एम्प्लॉइज जो है उसके काम कर रहे हैं और स्किल्ड है। इसका का मतलब क्या है कि सब कम समय ले रहे हैं, ठीक है। इट इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंसेंटिव स्कीम। बच्चे इंग्लिश देख के छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, 10 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कह रहे वो सोच रहे हम या तो हॉल से लेके आए या रोवन लेके आए, समझ में नहीं आ रहा हमें कि हम कैसे करें ताकि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, क्योंकि डिमांड आगे बढ़ने वाली है और हमें लगता है कि डिमांड हमारी 40% से बढ़ेगी। अच्छा, और इट इज प्रपोज टू इंसेंटिव स्कीम दैट दिस कुड ब्रिंग अबाउट ऑन एन एवरेज 20% स्कीम ओवर द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द वर्कर। कह रहे इंसेंटिव स्कीम जो हम लाने वाले हैं वो 20% से अर्निंग्स बढ़ाने वाली है। कह रहे उसके लिए उसे इंसेंटिव जो है ठीक ठाक मिल जाएगा। ठीक है सर, आगे बताइए। आर्ली वेज रेट जो है गारंटीड जो है, जो हम आपको देंगे 1 घंटे का आर्ली वेज रेट है 30 रुपए, ठीक है सर। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट बाय 1 वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से जो लिया गया है कि एक वर्कर 1 यूनिट बनाने में 1.975 जो है आवर्स लेगा, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड टाइम उसने दिया है पुराने वालों के हिसाब से। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ कितने हैं? 24 दिन काम होता है, बाकी 6-7 दिन बंद रहता है, संडे वगैरह मिला के। नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम करते हैं, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, तो यानी कि ये मेरे पास है, आपके पास आवर्स, ये है मेरे पास डेज, और मेरे पास 50 वर्कर्स वहां पर दिए हुए। तो अगर आप मुझसे एक्चुअल टाइम टेकन पूछेंगे तो मैं बोलूंगा सर 24 दिन काम हुआ, 8 घंटे हर दिन काम हुआ, और 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा एक्चुअल आवर्स, ठीक है सर। एक्चुअल प्रोडक्शन पर मंथ कितनी है सर? 6120 यूनिट। अगर मैं 6120 यूनिट को यहां से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स की। अगर आपको 6120 यूनिट ही बनानी थी तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना समय लगना चाहिए था, और अगर आपको एक्चुअल आवर्स निकालने हैं तो सर 24 दिन फैक्ट्री खुली, 8 घंटे काम हुआ और 50 वर्कर्स ने काम किया। पहले इसी को चेक करते हैं। कह रहे टाइम सेव्ड निकालो, तो स्टैंडर्ड टाइम में से माइनस कर देंगे हम क्या? टाइम एक्चुअली टेकन। तो स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलेगा सर? 6120 यूनिट्स का काम हुआ है, जिसके स्टैंडर्ड के हिसाब से 1.975 आवर्स लगने चाहिए थे, और जबकि आपके 24 दिन काम हुआ, 8 घंटे काम हुआ और 50 वर्कर्स ने काम किया। तो जो स्टैंडर्ड टाइम निकल के आ रहा है जिसमें काम हो जाना चाहिए था कंपनी के हिसाब से, वो है 12087 आवर्स, और यहां पर आ रहा है 9600। तो टाइम सेव आ गया है आपका, वो आ गया 2487 आवर्स। अब किसी के अंदर आप बोनस लगाएंगे रोवन या होलसेल के अंदर, मैंने कहा फटाफट से निकालते हैं होलसेल रोवन। कह रहे सर टाइम सेव्ड तो आपका मिल गया, मैंने कहा ठीक है। कह रहे बोनस बताना जरा होलसेल स्कीम में क्या आएगा? मैंने कहा भाई टाइम सेव्ड का वेज रेट मल्टीप्लाई कर दीजिए और हाफ कर दीजिए, इसका मतलब इसी में आप 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये वेज रेट है, और इसी का 50% कर दीजिए। तो उन्होंने यहाँ पर कर दिया है, ये आ गया अमाउंट जो है 37,305। उसके बाद रोवन स्कीम में क्या होगा सर? टाइम सेव्ड को ऊपर रख लेना, टाइम अलाउड को नीचे रख लेना, एक्चुअल टाइम टेकन कितना है ये रख लेना, और मल्टीप्लाइड बाय 30%। सर ये फॉर्मूला हमें कभी समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। टाइम टेकन टाइम अलाउड का कितने परसेंट है उतने ही परसेंट बोनस देते हैं। सर समझ नहीं आया, दोबारा बताना। अगर यहाँ 100 आवर्स होता और ऊपर 60 आवर्स होता टाइम टेकन, तो ये 60% हो जाता और आपको बोनस 60% देते। अच्छा, अगर सर यहाँ पर टाइम टेकन 20 होता तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 20% हो जाता, और जो टाइम सेव्ड है और रेट का 20% हो जाता। अगर 30 होता तो 30%, 90 होता तो 90%। इस तरीके से फॉर्मूला बनाया, तो मैंने आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बताया। इस तरीके से अगर आप मुझसे बात करेंगे तो सर यहाँ पर आपकी जो होलसेल की जो रोवन की जो आपकी अर्निंग जो बोनस आ जाएगा वो आ जाएगा इतना अमाउंट। तो देखो बोनस किसके अंदर ज्यादा मिल रहा है? मैंने कहा भाई बोनस तो आपका रोवन के अंदर ज्यादा मिल रहा है। अच्छा चलो चलो, कह रहे इफेक्टिवली रेट ऑफ अर्निंग अंडर होलसेल और रोवन निकालना। मैंने कहा इफेक्टिवली रेट ऑफ अर्निंग, इसका क्या मतलब है भाई? नॉर्मल जो आपने काम किया है वो तो पैसे मिलेंगे ही, प्लस आपको बोनस भी मिलेगा। तो जरा चेक करते हैं टाइम वेजेस कैसे मिलेंगे। सर एक वर्कर ना 24 दिन आया होगा, 8 घंटे काम किया होगा, प्लस 50 स्किल्ड वर्कर्स को 30 रुपए के हिसाब से काम टाइम मिलेगा। तो और उसके बाद क्या मिलेगा सर? बोनस मिलेगा। ये प्लस क्या कर दिया इन नालायकों ने? मैं एक बार चेक कर लेता हूं मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूं कि कहीं उन्होंने एरर तो नहीं कर दिया। दिखाता हूं जरा ध्यान से। 24 × 8 × 50 × 30, ये है ICAI नालायक, मल्टीप्लाई है ये। 24 घंटे 24 दिन काम होगा, 8 घंटे काम होगा, 50 वर्कर्स लगेंगे और 30 रुपए के हिसाब से आपसे पैसे लेके जाएंगे। तो सीधा सीधा पैसे वाला हिसाब है। प्लस आपको हमने बता दिया था होलसेल के अंदर क्या नाम है, कितने बोनस हमें मिलने वाले, वो हमने ऊपर कैलकुलेट कर दिया। तो ये हमारी टोटल अर्निंग्स आ गई अंडर होलसेल। और हमें एक्चुअली टाइम लिया कितना था सर? टाइम हमने टेकन लिया था यहाँ पर 9600, ये टाइम अलाउड था, ये टाइम टेकन है। तो अगर मैं 9600 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये पर ये रही मेरी स्कीम
3,25,305 और 9,600 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो इफेक्टिवली आर्ली रेट आ गया। अच्छा सर, ऊपर बोनस आपको मिला था तो क्या इसमें भी 2,88,000 सेम आएगा? हाँ, क्योंकि एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स वो सब सेम रहे, बस बोनस ही तो बदलेगा। तो हमने बोनस ऐड कर दिया, टोटल अर्निंग आ गई, और इसको भी एक्चुअल टाइम से डिवाइड कर दिया, इसका भी ये सेम रहने वाला है। तो आपके अलग अलग पर आर का अब इफेक्टिवली आर्ली रेट आ गया, जिसमें ज्यादा किसको मिल रहा है सर? रोवन को मिल रहा है। अच्छा सर, सेविंग कितनी हो रही है आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में अगर एक पीस के हिसाब से बताएं तो? देखो, पीस रेट वर्ड का मतलब क्या होता है सारे बच्चे अब यहां जरा ध्यान देंगे। पीस रेट का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कन्वर्जन करना भी बताऊंगा। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई 1 घंटे में, या मैं बोलूं 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है सर, और मुझे आर्ली रेट गिवन है। आर्ली रेट तो सर क्या चेंज कर पाएंगे? चेक करेंगे। आर्ली रेट का मतलब क्या है कि 1 घंटे के जो आपको पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं 10 रुपए। तो क्या आप पीस रेट बता सकते हैं? तो सर मैं बताता हूं पीस रेट कैसे मिलेगा। 1 यूनिट को बनाने में अगर 2 घंटे लगेंगे तो 1 यूनिट का जो खर्चा है उसे इक्वल टू 2 घंटे की वेज रेट मान सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब पीस रेट यहां पर क्या होगा कि 2 घंटे के जितने पैसे आपके खर्च होंगे, 1 घंटे के 10 रुपए हैं तो 2 घंटे के कितने हैं? 20 रुपए। 20 रुपए का जो खर्चा है वो रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट के खर्चे को, तो यानी कि इसे मैं पर यूनिट बोल दूंगा। तो यहां पर यह है वेज रेट टाइम बेसिस पे और यह है पीस रेट बेसिस। बड़ा सिंपल था सर। एक बार और बताओ। मैंने कहा देखो जरा ध्यान से, अगर ऐसा होता कि 10 यूनिट को बनाने में लगते हैं 5 घंटे और 1 घंटे का जो वेज रेट है वो है 10 रुपए, तो सर अब बताना, अब थोड़ा सा मजा आएगा। देखो जरा ध्यान से क्या होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं 10 यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं तो 10 यूनिट की जो वेज रेट निकल रही होगी वो 5 घंटे की वेज रेट के बराबर होनी चाहिए। आंसर इज यस। तो मैंने कहा यहां पर लिखा मैंने 5 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 10। अच्छा सर, तो कितना हो गया? ये हो गया सर 50। लेकिन ये तो कितनी यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 यूनिट को। सर मुझे पर पीस चाहिए 1 यूनिट के लिए, तो 50 रुपए का खर्चा है 5 घंटे का, इसे 10 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 5 रुपए। इस तरीके से आप टाइम और पीस को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन ने कहा था सर 1 यूनिट को बनाने में आपके इतने स्टैंडर्ड के हिसाब से पैसे लगते हैं, तो जो इतने आर्स की स्टैंडर्ड के हिसाब से पेमेंट दिखा रहा होगा वही 1 यूनिट को बनाने में जब इतने घंटे लगते हैं तो आपका 1 यूनिट का पीस रेट आ जाएगा। अगर आप इसे पर आर से, क्योंकि जो 30 वाला रेट था ये पर आर था, तो इसे आर से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा बेसिक पीस वेज रेट। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। फिर आइए अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अंडर होलसेल स्कीम बताना सर पीस रेट के हिसाब से। सर होलसेल के अंदर हमने जो पैसे लिए थे ना वो रहे 3,25,305 और ये 3,47,000 रोवन के अंदर, तो हम दोनों को ऊपर रखेंगे और इस बार आर से डिवाइड ना करके नंबर ऑफ यूनिट जो 6,120 यूनिट्स आपने बनाई उससे डिवाइड करेंगे। तो आपका जो पीस रेट के हिसाब से पैसे जा रहे थे वो थे 59, लेकिन अब अगर आप होलसेल के अंदर आ जाते तो ये जाएंगे 53.15, और ऐसे ही अगर आप रोवन के अंदर आ जाएंगे तो ये जाएगा 56.74। जब आप सेविंग की बात करेंगे तो होलसेल के अंदर सेविंग होगी 6 रुपए की और रोवन के अंदर सेविंग होगी 2.51 की। इसलिए आपको बता देना है कि कौन सा वाला सही रहेगा, रोवन वाला सही रहेगा या होलसेल वाला सही रहेगा। आई होप ये ट्रिकी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये एक प्रैक्टिस मैनुअल है, आप चाहें तो इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर इस प्रैक्टिस मैनुअल को कैसे लेंगे मैंने कहा वो भी बता देता हूं मैं आपको। ये अगर आपको प्रैक्टिस मैनुअल चाहिए और वीडियो अच्छी लगी तो देखो पक्का लाइक करना, तभी लाऊंगा बाकी की वीडियोस भी। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आपको बस इस नंबर पर मैसेज कर देना है कि सर हमें कॉस्टिंग का पीडीएफ दे दो। लेकिन सारे बच्चे ध्यान से सुने, नाम बताएंगे, स्टेट बताएंगे, कोर्स बताएंगे। सर आप सीए इंटरमीडिएट सितंबर वाले बच्चे हैं तभी मैं दूंगा, वरना बाकी के बच्चों को अभी नहीं दूंगा कुछ भी। क्वेरी आपकी क्या है? आपको सिर्फ लिखना है लेबर कॉस्टिंग प्रैक्टिस मैनुअल, बस बात खत्म। स्क्रीनशॉट भेज देना है कि आप हमारी फैमिली के मेंबर है, मतलब आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं लाइक किया हुआ और आपने कमेंट किया हुआ। पक्का पहले ही भेज देना, बोलना ना पड़े आपको, और आपको मैं प्रैक्टिस मैनुअल बहुत जल्दी कोशिश करूंगा सेंड कर दूंगा। और अब आते हैं कि बाकी सारे चैप्टर्स पे की बातें करते हैं कि कैसे करना है, एमसीक्यू वगैरह सारे कंटेंट लेके आऊंगा। ध्यान रखना, और यहां तक वीडियो को देखा है तो पक्का लाइक और कमेंट करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी कर लीजिएगा। तो मिलता हूं आपसे अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। आई होप मजा आया होगा आपको वीडियो देख के और हेल्प भी हुई होगी। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अब आप कर पाएंगे 110%। तो मिलता हूं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।